नमस्कार। पिछली बार हमने अयोध्या की भव्य वास्तुकला की बात की थी, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ इमारतों से महान नहीं बनता है ना? आज हम बालकांड के 7वें सर्ग में और गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में वो कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसने अयोध्या को वाकई में एक आदर्श राज्य बनाया। जरा इस एक पंक्ति पर गौर कीजिए, इसमें कितनी गहराई है। संपूर्ण राज्य पूरी तरह से शांत था। सोचिए तो जरा, ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। तो सवाल ये उठता है कि राजा दशरथ ने आखिर ये कैसे मुमकिन कर दिखाया। खैर, इसका जवाब छिपा है उनकी प्रशासनिक टीम के अंदर। और हमें ये याद रखना होगा कि ये जानकारी हमें किसी और से नहीं, बल्कि खुद महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से मिल रही है। अब उनका ध्यान उन लोगों पर जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर असल में शासन की बागडोर संभाले हुए थे, यानी राजा दशरथ की शक्तिशाली परिषद। देखिए, किसी भी बड़ी और मजबूत इमारत की तरह अयोध्या के राज्य की नींव भी कुछ बहुत ही ठोस स्तंभों पर टिकी थी, और ये स्तंभ कोई और नहीं बल्कि राजा के अपने मंत्री और पुरोहित थे। तो चलिए आज इन्हीं स्तंभों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वाल्मीकि हमें श्लोक 1.7.2 में बताते हैं कि राजा दशरथ की जो मुख्य परिषद थी उसमें 8 यशस्वी मंत्री शामिल थे। बस 8। यही संख्या अयोध्या के प्रशासन का आप कह सकते हैं कि मूल केंद्र थी। और श्लोक 1.7.3 में वाल्मीकि हमें इनके नाम भी बताते हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और 8वें थे सुमंत्र। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो 8 स्तंभ थे जिन पर अयोध्या का पूरा गौरव टिका हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। श्लोक 1.7.4 के अनुसार इस राजनीतिक कौशल के साथ साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी जुड़ा हुआ था। राज्य के 2 मुख्य पुरोहित थे, महर्षि वशिष्ठ और वामदेव। ये राजनीति और धर्म का एक अद्भुत संतुलन था। तो ये तो हुई टीम की बनावट, लेकिन जो बात इस परिषद को सच में असाधारण बनाती थी वो उनके पद नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत गुण थे। तो आखिर कैसे थे ये लोग, आइए जानते हैं। उनके चरित्र का पूरा सार मुझे लगता है इस एक श्लोक में छपा है। वाल्मीकि कहते हैं कि ये वो लोग थे जो क्रोध, लालच या किसी भी निजी स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जरा सोचिए, आज के सार्वजनिक जीवन में यह कितनी बड़ी बात है। पूर्ण सत्यनिष्ठा। इसका सीधा सा मतलब था कि उनकी जुबान पर हमेशा सत्य का ही वास था। और सच बोलने का यही गुण एक भरोसेमंद शासन की नींव बन गया। वो हर तरह के भ्रष्टाचार से कोसों दूर थे, चाहे वो काम हो, लोभ हो या फिर क्रोध। पारदर्शिता ऐसी कि उनके जासूस उन्हें अपने और दुश्मन राज्यों की भी हर खबर देते थे, कुछ भी छिपा नहीं रह पाता था। और इन सब के ऊपर वे हमेशा मुस्कुराकर बात करते थे, जो उनके विनम्र स्वभाव की एक बेहतरीन निशानी थी। अच्छा, एक अच्छा इंसान होना एक बात है, पर क्या वे अच्छे प्रशासक भी थे? वाल्मीकि ये बिल्कुल साफ करते हैं कि वो सिर्फ गुणी नहीं थे, बल्कि शासन कला में भी माहिर थे। असल में उनका नैतिक चरित्र ही उनकी पेशेवर योग्यता का आधार था। श्लोक 1.7 में एक शब्द आता है, राजशास्त्रम अनुष्ठिता। इसका मतलब है कि वे राजशास्त्र के सिद्धांतों पर चलते थे। ये राजनीति और शासन कला का एक प्राचीन विज्ञान है। मतलब वो सिर्फ अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित पेशेवर थे। ये स्लाइड उनकी योग्यताओं को बहुत अच्छे से समझाती है। न्याय के मामले में वे इतने निष्पक्ष थे कि गलती करने पर अपने बेटे तक को दंड दे सकते थे। वित्त के मामले में वे खजाना तो भरते थे, लेकिन किसी गरीब या व्यापारी पर जुल्म करके नहीं। वे एक मजबूत सेना रखते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल निर्दोषों की रक्षा के लिए करते थे। और कूटनीति में वे शांति यानी संधि और युद्ध यानी विग्रह दोनों के हर पहलू को बखूबी जानते थे। तो जब आपके पास इतने गुणी और इतने काबिल नेताओं की एक टीम हो, तो नतीजा क्या होता है? इसका असर सीधे सीधे समाज पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इस बेहतरीन शासन का अयोध्या के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ। वाल्मीकि इन श्लोकों में एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, यहां कितना सीधा संबंध है। क्योंकि मंत्री सच बोलते थे, इसलिए पूरे राज्य में कोई झूठा नहीं था। क्योंकि शासक न्यायप्रिय थे, इसलिए समाज में कोई दुष्ट या गलत काम करने वाला नहीं था। और इसका नतीजा पूर्ण शांति। श्लोक 1.7.14 में यह भी बताया गया है कि नागरिक अच्छे से रहते थे
और अच्छे चरित्र वाले थे, जो एक खुशहाल और नैतिक समाज की सबसे बड़ी निशानी है। हमने मंत्रियों की बात की, समाज की बात की, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में कौन था? जाहिर है राजा दशरथ स्वयं। आखिर एक महान परिषद का नेतृत्व करने के लिए एक महान राजा भी तो चाहिए, है ना? वाल्मीकि श्लोक 1.7.18 में ये बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि राजा दशरथ की सफलता उनके मंत्रियों से जुड़ी हुई थी। ऐसे गुणी मंत्रियों के साथ वे निष्पाप होकर पृथ्वी पर शासन कर पाए। एक महान राजा अपनी टीम के साथ ही तो चमकता है। और राजा दशरथ खुद भी इन सभी गुणों की एक मिसाल थे। श्लोक 1.7.19 से 21 बताते हैं कि वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, अपने वचन के पक्के थे और बेहद उदार थे। उनका कोई दुश्मन भी उनकी बराबरी का नहीं था। वे धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी प्रजा की रक्षा करते थे और हमेशा वफादार मित्रों और सामंतों से घिरे रहते थे। इस अध्याय के अंत में वाल्मीकि राजा और उनकी परिषद के इस शानदार रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हैं। और अब आता है वो अंतिम और निर्णायक श्लोक, जो मेरे हिसाब से इस पूरे अध्याय का सार है। इसका अर्थ है, जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों से चमकता है, ठीक वैसे ही वो राजा अपने कुशल मंत्रियों से दीप्तिमान होता था। क्या शानदार उपमा है! राजा दशरथ सूर्य हैं और उनके गुणी मंत्री उनकी किरणें। बिना किरणों के सूर्य का तेज कैसा? ठीक उसी तरह एक राजा का असली तेज और गौरव उसके सलाहकारों और मंत्रियों से ही आता है। तो वाल्मीकि हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, वे हमें नेतृत्व और लोक सेवा का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ईमानदारी, योग्यता और सेवा पर आधारित शासन का ये प्राचीन खाका आज की दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।